5.1 परिचय। ज्ञानमीमांसा दर्शनशास्त्र का एक हिस्सा है जो ज्ञान की प्रकृति, स्रोत और सीमाओं को समझने की कोशिश करता है। आप सोच रहे होंगे कि हम समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में दर्शनशास्त्र पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप इकाई 5 पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि यहां दार्शनिक मुद्दे सामाजिक सिद्धांतों में स्पष्टीकरण का आधार हैं। इकाइयां 6 और 7 स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि दार्शनिक विचारों ने समाजशास्त्रियों के लेखन को कैसे प्रभावित किया है। इन इकाइयों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ज्ञानमीमांसा के बारे में जानना सहायक है। मनुष्य हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझाना और समझना चाहता है, जिसके कारण विभिन्न व्याख्याएं सामने आती हैं। आज बहुत से लोग वैज्ञानिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। हालांकि अतीत में इन स्पष्टीकरणों ने अक्सर अधिकारियों, आमतौर पर धार्मिक नेताओं को नाराज किया। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, प्रकृति के रहस्यों को उजागर किया, जिन्हें मनुष्य नियंत्रित करने की कोशिश करता था, प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों में इस्तेमाल की जाने वाली विधियां ज्ञान प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों के रूप में देखी जाने लगीं। ज्ञान की इस खोज में न केवल वैज्ञानिकों और ज्ञान चाहने वालों द्वारा बल्कि दार्शनिकों द्वारा भी संबोधित किए जाने वाले कई मुद्दे शामिल थे। जैसा कि यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने कहा था, सभी दर्शनशास्त्र मनुष्य द्वारा महसूस किए जाने वाले आश्चर्य की मूल भावना से शुरू होते हैं, जो विभिन्न व्याख्याओं या सिद्धांतों की ओर ले जाता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्ञान पर कई दृष्टिकोण हैं। सच्चा या पर्याप्त ज्ञान क्या है, यह सवाल वैज्ञानिक पद्धति का मुद्दा बन जाता है। यूनिट 5 में हम विभिन्न दार्शनिकों और विचारधाराओं का हवाला देते हुए सामाजिक वास्तविकता को समझने के बारे में व्यापक मुद्दों का पता लगाएंगे। अनुभाग 5.2 में ज्ञानमीमांसा की प्रमुख चिंताओं को पेश करने के बाद हम क्रमशः अनुभाग 5.3, 5.4 और 5.5 में तर्कवाद, अनुभववाद और आदर्शवाद पर चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत सामाजिक घटनाओं को समझने के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तर्कवाद, अनुभववाद और आदर्शवाद में मान्यताओं से हर कोई सहमत नहीं था। कई विद्वानों ने अपने अवलोकनों में अर्थ की तलाश की, घटना विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया, एक विचारधारा जो सामाजिक वास्तविकता को समझने के नए तरीकों की ओर ले जाती है। इन नए विकासों पर अनुभाग 5.6 में चर्चा की गई है। 5.2 ज्ञानमीमांसा की कुछ प्रमुख चिंताएं। हम ज्ञानमीमांसा की कुछ केंद्रीय चिंताओं पर चर्चा करेंगे, जो ज्ञान के स्रोत, ज्ञान क्या है, हम सत्य को कैसे जानते हैं और सत्य औचित्य से कैसे भिन्न है जैसे प्रश्नों से निपटते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञानमीमांसा ज्ञान की प्रकृति, स्रोत, दायरे और सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। विभिन्न विचारधाराओं का दृष्टिकोण उस विचारधारा के समग्र आध्यात्मिक रुख से जुड़ा हुआ है। आप पूछ सकते हैं कि तत्वमीमांसा क्या है? तत्वमीमांसा दर्शन की एक शाखा है जो दृश्यमान या अदृश्य सभी वास्तविकता की मौलिक प्रकृति को समझने की कोशिश करती है। यह एक ऐसा वर्णन चाहता है जो इतना बुनियादी और समावेशी हो कि यह हर चीज पर लागू हो, चाहे वह दैवीय हो या मानवीय। यह बताने का प्रयास करता है कि कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए। इसलिए एक तत्वमीमांसा यह पता लगाने की कोशिश करता है कि हर चीज के पीछे क्या है। हालांकि समाजशास्त्र में तत्वमीमांसा संबंधी प्रश्न हमें चिंतित नहीं करते हैं, लेकिन ज्ञानमीमांसा या ज्ञान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते समय यह याद रखना अच्छा है कि ज्ञान के बारे में कई दार्शनिक विचारों का एक तत्वमीमांसा पहलू होता है। उदाहरण के लिए, कांट का यह विचार कि किसी की चेतना का अस्तित्व उसके बाहर की वस्तुओं के अस्तित्व को साबित करता है, एक आध्यात्मिक पहलू रखता है। आदर्शवाद पर अनुभाग 5 देखें। ज्ञानमीमांसा के इतिहास को देखते हुए हम कई विरोधाभासी स्थितियों के बावजूद एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखते हैं। प्रवृत्ति दर्शाती है कि ज्ञान के सिद्धांत इसके निरपेक्ष, स्थायी चरित्र पर जोर देते हैं। कुछ दार्शनिकों के लिए हम जो अनुभव करते हैं वह इंद्रिय बोध से कहीं अधिक है, वे मन या आत्मा का एक अंतःक्रियात्मक परिणाम है। पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी में शास्त्रीय मॉडलों से प्रभावित यूरोप में कला और साहित्य का पुनरुद्धार के बाद ज्ञान में दार्शनिक जांच में दो मुख्य ज्ञानमीमांसा स्थितियों का बोलबाला रहा, अनुभववाद और तर्कवाद। अनुभववाद ज्ञान को संवेदी बोध के उत्पाद के रूप में देखता है, यह मानते हुए कि सभी ज्ञान इंद्रिय अनुभव से उत्पन्न होते हैं। यह शब्द प्राकृतिक विज्ञानों में उपयोग की जाने वाली अवलोकन और प्रयोग की विधि को भी संदर्भित करता है।
तर्कवाद को अक्सर अनुभववाद से अलग माना जाता है। तर्कवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो सुझाव देता है कि मन इंद्रियों की आवश्यकता के बिना कुछ सत्यों को सीधे समझ सकता है। आइए पहले तर्कवाद के सिद्धांत पर चर्चा करें। 5.3 तर्कवाद। ग्रीक दार्शनिकों, मुख्य रूप से पाइथागोरस, प्लेटो और अरस्तु ने तार्किक सोच की नींव रखी। तर्कवाद या तार्किक सोच का मुख्य विचार यह है कि सत्य को तर्क और तर्कसंगत विचार के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से खोजा जाता है। तर्कवादियों का मानना है कि दुनिया नियतिवादी है, जहां कारण और प्रभाव सभी घटनाओं को नियंत्रित करते हैं और इन्हें पर्याप्त विचार और समझ के साथ समझा जा सकता है। पूर्व ज्ञान, कारण से प्रभाव तक या तर्कसंगत अंतर्दृष्टि ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत है। इसके विपरीत इंद्रिय अनुभव को बहुत भ्रामक और अनिश्चित माना जाता है। तर्क और गणित तर्कसंगत विषयों के क्लासिक उदाहरण हैं, जैसे कि दर्शन। तर्कसंगत तर्क विशेष रूप से आकर्षक है क्योंकि यह एक बेहतर बुद्धि का सुझाव देता है और हम सभी इसका नियमित रूप से उपयोग करते हैं, भले ही हमारे दावों की सच्चाई अक्सर बहस योग्य हो। प्रमुख तर्कवादियों में डेस्कार्टेस, स्पिनोजा और लीबनिज शामिल हैं। यूनिट 1 देखें। हम डेस्कार्टेस के विचारों पर चर्चा करेंगे, जो उन सभी में सबसे प्रमुख हैं। डेस्कार्टेस, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। डेस्कार्टेस को पहला आधुनिक विचारक माना जाता है जिसने प्राकृतिक विज्ञानों के लिए एक दार्शनिक ढांचा प्रदान किया। वह सिद्धांतों का एक मौलिक समूह खोजने की कोशिश करता है जिसे कोई बिना किसी संदेह के सत्य के रूप में जान सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह पद्धतिगत संदेहवाद नामक एक विधि का उपयोग करता है। वह किसी भी विचार पर संदेह करता है जिस पर संदेह किया जा सकता है। वह सपने देखने का उदाहरण देता है। एक सपने में व्यक्ति की इंद्रियां ऐसी चीजों को देखती हैं जो वास्तविक लगती हैं लेकिन वास्तव में मौजूद नहीं होती हैं। उनका तर्क है कि इसी तरह कोई व्यक्ति इंद्रियों के डेटा पर जरूरी रूप से सच मानकर भरोसा नहीं कर सकता। वह यह भी सुझाव देता है कि शायद एक दुष्ट प्रतिभा मौजूद है, एक सर्वोच्च शक्तिशाली और चालाक प्राणी जो वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति के बारे में डेस्कार्टेस को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इन संभावनाओं को देखते हुए डेस्कार्टेस पूछता है, कोई निश्चित रूप से क्या जान सकता है? इस प्रश्न के लिए डेस्कार्टेस के उत्तर पर जाने से पहले आइए उनके बारे में और जानें। बॉक्स 5.1 रेने डेस्कार्टेस 1596 से 1650। डेस्कार्टेस का जन्म 1596 में फ्रांस के एक गांव में हुआ था। उन्होंने जेसुइट स्कूल में कई विषयों का अध्ययन किया और गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डेस्कार्टेस ने गणित और भौतिकी में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनका सबसे स्थायी योगदान गैलीलियो गैलीली के साथ उस चीज की नींव रखना था जिसे अब विश्लेषणात्मक ज्यामिति के रूप में जाना जाता है। 1649 में स्वीडन की रानी क्रिस्टीना के अनुरोध पर डेस्कार्टेस स्टॉकहोम चले गए, जिन्होंने उन्हें एक दर्शन शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। क्रिस्टीना ने व्याख्यान सुबह 5 बजे निर्धारित किए। सुबह के समय और कठोर जलवायु ने डेस्कार्टेस के पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य को प्रभावित किया और 1650 में कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवनकाल में डेस्कार्टेस की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि कई कैथोलिकों का मानना था कि वे संत बनने के उम्मीदवार हो सकते हैं। जब उनके शरीर को स्वीडन से वापस फ्रांस ले जाया गया, तो रास्ते में चिंतित अवशेष संग्रहकर्ताओं ने उनके शरीर के टुकड़े हटा दिए। जब तक उनका शरीर फ्रांस पहुंचा, तब तक उसका आकार काफी कम हो चुका था। डेस्कार्टेस का दर्शन पुनर्जागरण और प्रारंभिक आधुनिक दर्शन युग के दौरान विकसित हुआ। मानवतावादियों की तरह उन्होंने वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान की खोज में धार्मिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया। गणितज्ञ डेस्कार्टेस को विश्लेषणात्मक ज्यामिति की उनकी खोज के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। डेस्कार्टेस से पहले रेखाओं और आकृतियों से निपटने वाली ज्यामिति और संख्याओं से निपटने वाले बीजगणित गणित के पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों की तरह लगते थे। डेस्कार्टेस ने दिखाया कि ज्यामिति में लगभग सभी समस्याओं को बीजगणित में समस्याओं में कैसे बदला जाए, उन्हें एक रेखाखंड की लंबाई के बारे में प्रश्नों के रूप में मानकर और समस्या का वर्णन करने के लिए एक समन्वय प्रणाली का उपयोग करके। डेस्कार्टेस के सिद्धांत ने न्यूटन और लीबनिज द्वारा विकसित कैलकुलस के लिए आधार तैयार किया, जो आधुनिक गणित के अधिकांश भाग के लिए आधार बना। यह और भी उल्लेखनीय है जब यह विचार किया जाता है
कि डेस्कार्टेस का काम शुरू में उनके डिस्कोर्स डेला मेथोड में केवल एक उदाहरण था। डेस्कार्टेस की शुद्ध कारण और मन और शरीर के पृथक्करण की कार्यप्रणाली ने सामाजिक विज्ञान की कार्यप्रणाली के लिए एक सतत चुनौती पेश की। कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में इस द्वैतवाद को संबोधित किया, इसे हल करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से इससे बच नहीं पाए। हम इस मुद्दे को आदर्शवाद पर अनुभाग 5 में आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए आइए डेस्कार्टेस के एक और योगदान पर ध्यान केंद्रित करें, वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों की उनकी खोज। इस प्रश्न पर लौटते हुए, कोई निश्चित रूप से क्या जान सकता है? आइए डेस्कार्टेस के दृष्टिकोण पर विचार करें। प्रारंभ में डेस्कार्टेस एक ही सिद्धांत पर पहुंचते हैं, यदि उन्हें धोखा दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से उनका अस्तित्व होना चाहिए। इस सिद्धांत को प्रसिद्ध रूप से कोगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, के रूप में संक्षेपित किया गया है। इस प्रकार डेस्कार्टेस निष्कर्ष निकालते हैं कि वे अपने अस्तित्व के बारे में निश्चित हो सकते हैं, लेकिन किस रूप में? जबकि इंद्रियां शरीर को देखती हैं, डेस्कार्टेस तर्क देते हैं कि इंद्रियां अविश्वसनीय हैं। इसलिए वे प्रस्ताव करते हैं कि उनका सार सोचना है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा पहलू है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। इंद्रियों की अविश्वसनीयता को और स्पष्ट करने के लिए डेस्कार्टेस मोम तर्क प्रस्तुत करते हैं। वे मोम के एक टुकड़े की जांच करते हैं, इसकी विशेषताओं जैसे आकार, बनावट, आकार, रंग और गंध को देखते हैं। हालांकि जब वे मोम को लौ के पास लाते हैं तो ये विशेषताएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद यह मोम का वही टुकड़ा बना रहता है। यह दर्शाता है कि मोम की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए इंद्रियों की नहीं, बल्कि मन की आवश्यकता होती है। डेस्कार्टेस निष्कर्ष निकालते हैं, इस प्रकार मैंने जो सोचा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने वास्तव में केवल निर्णय की क्षमता से समझा जो मेरे दिमाग में है। इस तर्क का उपयोग करते हुए डेस्कार्टेस एक ज्ञान प्रणाली का निर्माण करते हैं जो धारणा को अविश्वसनीय मानकर खारिज कर देती है और केवल अनुमान पर निर्भर करती है। वह एक दयालु ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने का भी दावा करता है, जो अच्छा होने के कारण उसे एक विश्वसनीय मन और इंद्रियां प्रदान करता है और जो उसे धोखा नहीं देना चाहता। इस प्रकार डेस्कार्टेस स्थापित करता है कि दुनिया के बारे में ज्ञान निगमन और धारणा दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अंततः ईश्वर से निश्चितता प्राप्त होती है। हालांकि यह प्रस्ताव अंग्रेजी अनुभववादियों को पसंद नहीं आया, जिन्होंने ज्ञान के स्रोतों के रूप में शरीर और अनुभव पर जोर दिया। हम अनुभववाद पर अनुभाग 5.4 में इन विचारों का विस्तार से पता लगाएंगे। 5.4 अनुभववाद। अनुभववाद तर्कवादी तर्कों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जो ब्रिटिश समाज को बदलने वाली घटनाओं से प्रभावित था। अंग्रेजी गृहयुद्ध ने राजशाही और सामंतवाद को चुनौती दी। व्यक्तिगत अधिकारों और समानता की बढ़ती मांग थी। आविष्कारों और खोजों के कारण वाणिज्य और विज्ञान का तेजी से विकास हुआ, जैसे कि बॉयल के गैसों के साथ प्रयोग, लियुवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया की खोज के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग और विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज। न्यूटन के गति के नियम, जिसमें डेस्कार्टेस के सिद्धांत का उपयोग उनके कैलकुलस में किया गया था, ने अनुभववादी तर्कों को भी प्रभावित किया, जो डेस्कार्टेस के तर्कवाद से आगे बढ़ गए। जॉन लॉक जैसे अनुभववादियों ने अनुभव और प्रतिबिंब को जोड़ा, जबकि डेविड ह्यूम के संदेहवाद ने सामाजिक जांच में अनुभववादी परंपरा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ह्यूम ने लॉक के काम पर निर्माण किया, विज्ञान के दर्शन में कई पद्धतिगत प्रश्नों की नींव रखी। हम इस खंड में उनके विचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए अनुभववाद का परिचय दें। अनुभववाद का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि सत्य केवल प्रत्यक्ष अनुभव से आता है। शब्दों को केवल तभी समझा जा सकता है जब वे वास्तविक अनुभवों से जुड़े हों। अनुभवजन्य शब्द ग्रीक शब्द एम्पीरिया से आया है, जिसका अर्थ है अनुभव, जिसकी जड़ें प्लेटो और सोफिस्टो तक जाती हैं। ब्रिटिश अनुभववाद ग्रेट ब्रिटेन में 18वीं सदी के दार्शनिक आंदोलन को संदर्भित करता है, जिसका मानना था कि सभी ज्ञान अनुभव से आते हैं। अनुभववादियों के विपरीत बुद्धिवादियों का मानना था कि ज्ञान मूलभूत अवधारणाओं से आता है, जिन्हें तर्क के माध्यम से सहज रूप से जाना जाता है, जैसे जन्मजात विचार तथा अन्य अवधारणाएं इनसे निगमनात्मक रूप से ली जाती हैं।
ब्रिटिश अनुभववादियों ने इस विचार को दृढ़ता से खारिज कर दिया कि लोग जन्मजात ज्ञान के साथ पैदा होते हैं, और इसके बजाय उनका मानना था कि ज्ञान इंद्रिय अनुभवों और आंतरिक मानसिक अनुभवों जैसे भावनाओं और आत्म प्रतिबिंब से आता है। उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए आइए जॉन लॉक और डेविड ह्यूम के प्रमुख विचारों का पता लगाएं, जो ब्रिटिश अनुभववाद में प्रमुख व्यक्ति हैं। जॉन लॉक, संवेदना से प्रतिबिंब तक। लॉक जीवनी संबंधी नोट के लिए बॉक्स 5.2 देखें। यह समझने में रुचि रखते थे कि हमारा ज्ञान किससे बना है। उनका उद्देश्य मानव ज्ञान की प्रकृति और सीमाओं का पता लगाना था। अपनी पुस्तक एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में लॉक ने अपने मुख्य विचार प्रस्तुत किए। बॉक्स 5.2 जॉन लॉक। जॉन लॉक एक सम्मानित ब्रिटिश दार्शनिक, ऑक्सफोर्ड में एक शिक्षाविद और एक चिकित्सा शोधकर्ता थे। उन्होंने लॉर्ड एशले कूपर, अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया और लॉर्ड एशले के लीवर से सिस्ट को निकालने के लिए एक ऑपरेशन की सफलतापूर्वक देखरेख की। लॉक ने व्यापार और उपनिवेशों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। वह एक आर्थिक लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी थे, जिनके प्रयास 1688 की शानदार क्रांति में सफल रहे। लॉक के अधिकांश कार्य व्यक्तिगत स्तर पर और सरकार और चर्च जैसी संस्थाओं के भीतर अधिनायकवाद का विरोध करते थे। उनका मानना था कि राजाओं को शासन करने का दैवीय अधिकार नहीं है और सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान हैं। लॉक का मानना था कि एक बच्चे का दिमाग एक खाली कागज की तरह होता है और सभी विचार वास्तविक अनुभव से आते हैं। दिमाग में जन्मजात विचार नहीं होते, लेकिन जन्मजात क्षमताएं होती हैं। यह प्राप्त विचारों को समझता है, याद रखता है और उन्हें जोड़ता है। दिमाग इच्छा करता है, विचार विमर्श करता है और इच्छा करता है, और ये मानसिक गतिविधियां विचारों की एक नई श्रेणी उत्पन्न करती हैं। इसलिए अनुभव दो गुना होता है: संवेदना के विचार, देखना, सुनना, छूना आदि, और प्रतिबिंब के विचार, सोचना, विश्वास करना आदि। पहले सरल होते हैं, जिसमें दिमाग निष्क्रिय होता है, जबकि दूसरे अधिक जटिल और सक्रिय होते हैं, जो हमारे मानसिक अनुभवों, आत्मनिरीक्षण के बारे में हमारी जागरूकता को दर्शाते हैं। लॉक ने विचार और अनुभव की जाने वाली वस्तु के बीच भी अंतर किया। उन्होंने तर्क दिया कि वस्तुओं में ऐसे गुण होते हैं जो मन में एक विचार उत्पन्न करते हैं। उन्होंने प्राथमिक गुणों की पहचान की जो वस्तु में निहित होते हैं और जिनमें थोक, कठोरता, आयतन आदि शामिल होते हैं, और द्वितीयक गुण जो इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे गंध, रंग, स्वाद और ध्वनि। लॉक के अनुसार प्रकृति के यांत्रिक कार्य हमसे छिपे हुए हैं। सावधानीपूर्वक अवलोकन और प्रयोग हमारे सामने आने वाली चीजों की उपस्थिति के बारे में विश्वसनीय सामान्यीकरण का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी वास्तविक प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते। अनिवार्य रूप से लॉक का मानना था कि हम किसी विचार या चीज का केवल नाममात्र सार जानते हैं। इस प्रकार पदार्थों के लिए सामान्य नाम सामान्य शब्द हैं, जिनका उपयोग हम जो देखते हैं उसे वर्गीकृत करने के लिए करते हैं। हम इन शब्दों के अर्थों पर सहमत हो सकते हैं, भले ही हम चीजों के वास्तविक सार से अनभिज्ञ रहें। लॉक का मानना था कि हमारा ज्ञान सीमित है और हम केवल संभावित ज्ञान की आशा कर सकते हैं। लॉक ने इस तर्क को ज्ञान की सामान्य प्रकृति तक बढ़ाया, यह प्रस्तावित करते हुए कि ज्ञान विचारों की सहमति या असहमति की धारणा है। इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान सीमित है और हम वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त करते हैं जब हमारे पास स्पष्ट विचार होते हैं और हम उनके सहमति या असहमति को समझने के लिए उनके संबंधों का पर्याप्त पता लगा सकते हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता, खासकर पदार्थों के मामले में। नतीजतन लॉक ने निष्कर्ष निकाला कि निश्चितता शायद ही कभी प्राप्त की जा सकती है, इसलिए हमें अक्सर संभावित ज्ञान या मात्र राय से संतुष्ट होना चाहिए। उन्होंने काफी कम ज्ञानमीमांसा संबंधी अपेक्षाओं को अपनाने की सिफारिश की। ह्यूम ने संदेहवाद से शुरुआत करके ज्ञान निश्चितता की अपेक्षाओं को और कम कर दिया। जॉन लॉक ने मानवीय समझ पर अपने समकालीनों के विचारों को प्रभावित किया, हालांकि कई लोग उनके विचारों से असहमत थे। उनके मुख्य आलोचक जॉर्ज बर्कले थे, जिन्होंने लॉक के विचारों के जवाब में ट्रीटिसेस कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज और 3 डायलॉग्स बिटवीन हाइलस एंड फिलोनस लिखा। लॉक के विपरीत बर्कले का मानना था कि दुनिया का मूल सार पदार्थ नहीं बल्कि मन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीजें केवल तभी मौजूद होती हैं जब मन द्वारा देखा जाता है।
आलोचकों के बावजूद लॉक के समर्थक थे, जिनमें स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम भी शामिल थे। ह्यूम ने लॉक के विचारों को तार्किक रूप से लागू किया, यह तर्क देते हुए कि सभी विचार सरल और अलग-अलग छापों से निर्मित होते हैं। आइए ह्यूम के विचारों को और आगे बढ़ाते हैं। डेविड ह्यूम, आदत के रूप में विश्वास। डेविड ह्यूम ने तर्क दिया कि चूंकि मनुष्य भौतिक दुनिया में रहते हैं और काम करते हैं, इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि वे ऐसा कैसे करते हैं। ह्यूम का मानना था कि दर्शन का मुख्य लक्ष्य यह स्पष्ट करना है कि हम जो करते हैं उस पर हम क्यों विश्वास करते हैं। बॉक्स 5.3 डेविड ह्यूम को अक्सर अंग्रेजी में लिखने वाले सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं, जिनमें मानव प्रकृति का एक ग्रंथ, मानव समझ के बारे में पूछताछ और नैतिकता के सिद्धांतों के बारे में शामिल हैं, साथ ही मरणोपरांत प्रकाशित प्राकृतिक धर्म के बारे में संवाद बहुत प्रभावशाली हैं। संदेहवाद और नास्तिकता के लिए अपने समकालीनों द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद ह्यूम ने नैतिक दर्शन, अर्थशास्त्र, विशेष रूप से उनके मित्र एडम स्मिथ को प्रभावित किया, और यहां तक कि इमैनुअल कांट और जेरेमी बेंथम पर भी उनका प्रभाव पड़ा। चार्ल्स डार्विन ने भी ह्यूम को एक प्रमुख प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। ह्यूम ने मानव विश्वास के अपने विश्लेषण की शुरुआत छापों और विचारों के बीच अंतर करके की। छापें तत्काल अनुभव के प्रत्यक्ष, ज्वलंत और सशक्त उत्पाद हैं। विचार इन मूल छापों की ही नकल हैं। उदाहरण के लिए, अब मैं जिस पेड़ को देखता हूं उसका रंग एक छाप है, जबकि मेरी मां के बालों के रंग की मेरी स्मृति सिर्फ एक विचार है। ह्यूम ने सुझाव दिया कि चूंकि प्रत्येक विचार किसी पुराने छाप से आना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा यह पूछना चाहिए कि कोई विचार किस छाप से आता है। हम विचारों को उन संघों के माध्यम से जोड़ते हैं जिन्हें हम स्वयं बनाते हैं। ये संघ 3 तरीकों में से एक से बनते हैं: समानता, निकटता या कारण और प्रभाव। उदाहरणों में शामिल हैं एक जानवर का दूसरे जैसा दिखना, एक किताब का मेज पर होना, या स्विच को फ्लिप करके लाइट बंद करना। अनुभव हमें विचार और उनके संघों के बारे में जागरूकता दोनों देता है। सभी मानवीय विश्वास इन संघों के बार बार उपयोग से आते हैं। ये विश्वास हमारे वर्तमान छापों और यादों से परे जाकर अनुमानित कारण और प्रभाव कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, चूंकि प्रत्येक विचार दूसरों से अलग और पृथक है, इसलिए कोई स्वस्पष्ट संबंध नहीं है। ये संबंध समान स्थितियों के हमारे अनुभव से आते हैं। ह्यूम का तर्क है कि कारण संबंधी तर्क को तर्कसंगत रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सीखने के लिए, हम मानते हैं कि हमारे पिछले अनुभव वर्तमान और भविष्य के मामलों के लिए प्रासंगिक हैं। हालांकि हम मानते हैं कि भविष्य अतीत की तरह ही होगा, लेकिन यह विश्वास स्वयं सिद्ध नहीं है। प्रकृति बदल सकती है, इसलिए अतीत से भविष्य तक के अनुमान कभी भी तर्कसंगत रूप से निश्चित नहीं होते। इस प्रकार, ह्यूम के अनुसार, सभी विश्वास मूल रूप से गैर तर्कसंगत हैं। ह्यूम के पसंदीदा उदाहरण पर विचार करें, हमारा विश्वास कि कल सूरज उगेगा। यह विश्वास हमारे इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक सूर्योदय पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। हालांकि, इस कारण संबंध में हमारा विश्वास पिछले अवलोकनों पर आधारित है, और हमारा विश्वास कि यह कल भी जारी रहेगा, पिछली घटनाओं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, हमारे पास यह मानने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है कि कल सूरज उगेगा, फिर भी हम इसे मानते हैं। संशयवाद हमें सही ढंग से बताता है कि हमें अपने वर्तमान अनुभव और स्मृति से परे अटकलें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हम स्वाभाविक रूप से उससे कहीं अधिक विश्वास करते हैं। ह्यूम का मानना था कि इन अनुचित विश्वासों को प्रथा या आदत से समझाया जा सकता है। इस तरह हम अनुभव से सीखते हैं। जब मैं घटनाओं को लगातार एक साथ होते देखता हूं, तो मैं उन्हें जोड़ने का आदी हो जाता हूं। हालांकि कई पिछले सूर्योदय प्रकृति के भविष्य के व्यवहार की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन उनका मेरा अनुभव मुझे उम्मीद दिलाता है कि कल फिर से सूरज उगेगा। मैं यह साबित नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए। याद रखें कि विचारों का जुड़ाव एक शक्तिशाली प्राकृतिक प्रक्रिया है, जहां अलग-अलग विचार मन में एक साथ जुड़ते हैं। उन्हें गणितीय ज्ञान की तरह तर्कसंगत तरीकों से जोड़ा जा सकता है। हालांकि, जब यह संभव होता है, तब भी ह्यूम ने तर्क दिया कि तर्क धीमा और अक्षम है।
दोहराव से ऐसे मजबूत विश्वास पैदा हो सकते हैं जो तर्क से स्वतंत्र होते हैं। तथ्यों में हमारा विश्वास तर्क से ज्यादा भावनाओं से आता है। ह्यूम के लिए कल्पना और विश्वास केवल इस बात में भिन्न होते हैं कि हम उनकी वस्तुओं की कितनी दृढ़ता से अपेक्षा करते हैं। हालांकि यह निराशाजनक लग सकता है, ह्यूम का मानना था कि आदत जीवन का मार्गदर्शक और सभी प्राकृतिक विज्ञानों की नींव है। ह्यूम ने कहा कि मूल मानवीय विश्वास यह है कि हम वास्तव में भौतिक वस्तुओं को स्वयं देखते और सुनते हैं। लेकिन आधुनिक दर्शन और विज्ञान ने हमें दिखाया है कि यह शाब्दिक रूप से सच नहीं है। प्रतिनिधित्ववादी दर्शन कहता है कि हम सीधे कारण का अनुभव नहीं करते हैं। यदि हम वस्तुओं को केवल विचारों से जानते हैं, तो हम उन विचारों का उपयोग चीजों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली वस्तुओं के बीच संबंध साबित करने के लिए नहीं कर सकते। ह्यूम का मानना था कि बाहरी दुनिया में हमारा विश्वास पूरी तरह से गैर तर्कसंगत है। इसे विचारों या तथ्यों के संबंधों द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अनुचित, बाहरी दुनिया में विश्वास स्वाभाविक और अपरिहार्य है। हम आदतन सोचते हैं कि हमारे विचारों में बाहरी संदर्भ हैं, भले ही वास्तविक सबूत न हो। इससे हम कहां पहुंचते हैं? ह्यूम का मानना था कि वह अनुभववाद का कठोरता से पालन कर रहे थे। लॉक ने सुझाव दिया कि ज्ञान अनुभव से आता है, लेकिन वह काफी दूर तक नहीं गया। बर्कले ने और भी निहितार्थ देखे। ह्यूम ने दिखाया कि अनुभववाद पूर्ण संदेहवाद की ओर ले जाता है। ह्यूम के अनुसार शुद्ध गणित का ज्ञान सुरक्षित है क्योंकि यह दुनिया के बारे में कुछ भी मानने के बिना केवल विचारों के संबंधों पर आधारित है। भौतिक वस्तुओं के अस्तित्व को मानने के बिना किए गए प्रायोगिक अवलोकन हमें अनुभव से उपयोगी आदतें बनाने देते हैं। ज्ञान का कोई भी अन्य प्रयास, विशेष रूप से उपयोगी अमूर्त ज्ञान प्राप्त करने का दिखावा करना, निरर्थक और अविश्वसनीय है। ह्यूम की सबसे उचित स्थिति एक कम संदेहवाद है जो गणित और विज्ञान का अनुसरण करते हुए मानव ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्राकृतिक मान्यताओं पर भरोसा करते हैं, भले ही उनमें तर्क की कमी हो। ह्यूम ने सोचा कि मनुष्य विभिन्न धारणाओं का एक समूह है जिसकी कोई निश्चित पहचान नहीं है। उन्होंने इस विचार की आलोचना की कि हर चीज का एक कारण होता है। उन्होंने सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर जो हम मानते हैं, उस पर संदेह किया। दार्शनिकों को उनके गहरे संदेहों का उत्तर देने में संघर्ष करना पड़ा। ह्यूम ने ज्ञान के सिद्धांतों के बारे में बहस को प्रभावित किया। ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कांट को उनकी हठधर्मिता भरी नींद से जगाया। कांट ने ज्ञान के सिद्धांत का प्रयास करके ह्यूम पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांट निश्चितता खोजने के लिए ह्यूम के संदेह से ऊपर उठना चाहते थे, लेकिन डेस्कार्टेस के शुद्ध तर्कवाद का समर्थन नहीं करते थे। कांट ने मन की तर्कसंगता को पारलौकिक स्तर पर ले जाकर उन्हें आदर्शवादियों के बीच रखा। अगले भाग में हम सामाजिक वास्तविकता के बारे में ज्ञान के आदर्शवादी सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह समझना अच्छा रहेगा कि लॉक और ह्यूम ने ज्ञान प्राप्त करने के बारे में क्या कहा। प्रतिबिंब और क्रिया 5.1 लॉक के अनुसार चीजों के बारे में हमारे विचार संवेदनाओं और प्रतिक्रिया के हमारे अनुभव से निकलते हैं, और ह्यूम इसे आगे बढ़ाते हुए यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हम जो कुछ भी निश्चितता के रूप में सोचते हैं वह केवल आते हैं। आपसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है? उपरोक्त कथनों के आलोक में कम से कम 5 व्यक्तियों से, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें वैज्ञानिक व्याख्याओं के बारे में नहीं बताया गया है, यह पता लगाए कि वे सूर्य की गति को कैसे समझाएंगे और वे कैसे समझते हैं कि पृथ्वी गोल है। उनके स्पष्टीकरणों पर लगभग 500 शब्दों का एक संक्षिप्त नोट लिखें और इसे अपने अध्ययन केंद्र के सहपाठियों और शैक्षणिक परामर्शदाता के साथ साझा करें। प्रतिबिंब और क्रिया 5.1 सूर्य की गति और पृथ्वी के आकार की धारणाओं को समझना। परिचय। जॉन लॉक और डेविड ह्यूम के दर्शन ने मानवीय अनुभूति की हमारी समझ को गहराई से प्रभावित किया है। लॉक ने कहा कि हमारे विचार संवेदनाओं और प्रतिबिंबों के हमारे अनुभवों से प्राप्त होते हैं। ह्यूम ने यह सुझाव देकर इसे आगे बढ़ाया कि हमारी कई निश्चितताएं केवल बार बार के अनुभवों से बनी आते हैं। यह असाइनमेंट इस बात की खोज करता है कि वैज्ञानिक शिक्षा के साथ और बिना दोनों तरह के व्यक्ति सूर्य की गति और पृथ्वी की गोलाकारता के बारे में अपनी धारणा को कैसे समझाते हैं। विविध व्यक्तियों से दृष्टिकोण एकत्र करके
हम देख सकते हैं कि कैसे अनुभवात्मक ज्ञान और आत्तन सोच इन प्राकृतिक घटनाओं की उनकी समझ को आकार देती है। कार्यप्रणाली। एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए मैंने विभिन्न पृष्ठभूमि के 5 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया, जिनमें 3 बिना औपचारिक वैज्ञानिक शिक्षा के और 2 ऐसी शिक्षा के साथ शामिल थे। उनके जवाबों में कई तरह की व्याख्याएं दी गई हैं जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक और शैक्षिक संदर्भों के प्रभाव को दर्शाती हैं। प्रतिभागी 1, पारंपरिक मान्यताएं। पहला प्रतिभागी, एक बुजुर्ग किसान जिसके पास औपचारिक औपचारिक शिक्षा नहीं थी, ने सूर्य की गति को दैवीय हस्तक्षेप का परिणाम बताया। उसने समझाया, सूर्य पूर्व में उगता है क्योंकि देवता उसे ऐसा करने का आदेश देते हैं। यह हमें प्रकाश और गर्मी देने के लिए आकाश में यात्रा करता है और हमें आराम करने के लिए पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी के आकार के बारे में उसकी धारणा पारंपरिक मान्यताओं में समान रूप से निहित थी। पृथ्वी समतल है, एक बड़े मैदान की तरह। हम इस पर चलते हैं और अगर यह गोल होती तो हम गिर जाते। यह व्याख्या सांस्कृतिक परंपराओं और वैज्ञानिक शिक्षा के अभाव द्वारा आकार दिए गए विश्व दृष्टिकोण को दर्शाती है। सूर्य की गति और पृथ्वी के आकार के बारे में उसके विचार अवलोकनीय दैनिक अनुभवों और अपने समुदाय से प्राप्त शिक्षाओं पर आधारित हैं। प्रतिभागी 2, धार्मिक व्याख्या। दूसरी प्रतिभागी, सीमित स्कूली शिक्षा वाली एक मध्यम आयु वर्ग की गृहिणी, ने एक धार्मिक व्याख्या पेश की। उसने कहा, सूर्य इसलिए चलता है क्योंकि यह भगवान के डिजाइन का हिस्सा है। यह दिन और रात को बनाए रखने के लिए भगवान द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करता है। पृथ्वी के आकार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि पृथ्वी गोल है क्योंकि हमें स्कूल में यही पढ़ाया गया है, लेकिन इसकी कल्पना करना कठिन है। जहां हम खड़े हैं, वहां से यह सपाट दिखती है। उनके उत्तर धार्मिक विश्वासों और अल्पविकसित वैज्ञानिक शिक्षा के मिश्रण को दर्शाते हैं। हालांकि वह स्कूल में पढ़ाई गई पृथ्वी की गोलाकारता को स्वीकार करती हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत अनुभव अभी भी उनके लिए इस अवधारणा को पूरी तरह से समझना चुनौतीपूर्ण बनाता है। प्रतिभागी 3, व्यावहारिक अवलोकन। तीसरे प्रतिभागी, हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त एक टैक्सी चालक ने अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने समझाया, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है क्योंकि पृथ्वी इसी तरह घूमती है। मैंने इसे स्कूल में सीखा था। यह कार के पहिए के घूमने जैसा है, जिससे गति का भ्रम होता है। पृथ्वी के आकार के बारे में उन्होंने कहा, पृथ्वी गोल है, लेकिन चूंकि यह बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसे सपाट देखते हैं। जब मैं लंबी दूरी तक गाड़ी चलाता हूं, तो मुझे वक्रता महसूस नहीं होती, लेकिन मैंने अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों को देखा है जो दिखाती हैं कि यह गोल है। यह व्याख्या दर्शाती है कि कैसे बुनियादी वैज्ञानिक शिक्षा किसी व्यक्ति की प्राकृतिक घटनाओं की समझ को प्रभावित कर सकती है। रोजमर्रा के अनुभवों के प्रति उनकी समानताएं, जैसे कि कार का पहिया, अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाओं और अवलोकनीय वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने में मदद करती हैं। प्रतिभागी 4, वैज्ञानिक व्याख्या। चौथे प्रतिभागी, भौतिकी का अध्ययन करने वाले एक विश्वविद्यालय के छात्र ने एक विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान की। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्य आकाश में घूमता हुआ प्रतीत होता है। यह घूर्णन दिन और रात का चक्र बनाता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल है, जो हर चीज को केंद्र की ओर खींचता है, जिससे एक गोलाकार आकृति बनती है। उपग्रह चित्रों और अंतरिक्ष अन्वेषण से इसकी पुष्टि होती है। उसकी प्रतिक्रिया प्राकृतिक घटनाओं को समझने पर उन्नत वैज्ञानिक शिक्षा के प्रभाव को उजागर करती है। वह सूर्य की गति और पृथ्वी के आकार दोनों को समझाने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर करती है, जो अवधारणाओं की एक मजबूत समझ को प्रदर्शित करती है। प्रतिभागी 5, शिक्षक का दृष्टिकोण। पांचवें प्रतिभागी, एक हाई स्कूल विज्ञान शिक्षक ने वैज्ञानिक व्याख्या को शैक्षणिक अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ा। उन्होंने बताया, सूर्य की स्पष्ट गति पृथ्वी के घूमने के कारण है। हम कक्षा में मॉडल और सिमुलेशन का उपयोग करके इसे पढ़ाते हैं। पृथ्वी गोल है और इसे विभिन्न प्रयोगों और अवलोकनों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि जहाज क्षितिज पर पतवार से पहले कैसे गायब हो जाते हैं या विभिन्न अक्षांशों से दिखाई देने वाले विभिन्न तारा नक्षत्र। उनकी व्याख्या दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देने में शिक्षा के महत्व पर जोर देती है।
शिक्षण उपकरणों और अनुभवजन्य साक्ष्य का उपयोग करके वह छात्रों को जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने के लिए आत्म सोच से आगे बढ़ने में मदद करता है। विश्लेषण। इन 5 व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं उनकी पृष्ठभूमि और अनुभवों से प्रभावित समझ के एक स्पेक्ट्रम को दर्शाती हैं। सीमित वैज्ञानिक शिक्षा वाले लोग पारंपरिक या धार्मिक व्याख्याओं पर अधिक भरोसा करते हैं, जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से समाहित हैं। इसके विपरीत, औपचारिक वैज्ञानिक शिक्षा वाले व्यक्ति अनुभवजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। लॉक का सिद्धांत की विचार अनुभवों से उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा सूर्य की गति और पृथ्वी के आकार की व्याख्या करने के तरीके से स्पष्ट है। बुजुर्ग किसान और गृहिणी के लिए उनके विचार सांस्कृतिक और धार्मिक अनुभवों से आकार लेते हैं। टैक्सी चालक के व्यावहारिक अवलोकन व्यक्तिगत अनुभव और बुनियादी शिक्षा के मिश्रण को दर्शाते हैं। विश्वविद्यालय के छात्र और विज्ञान शिक्षक अपने वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ अधिक अमूर्त और साक्ष्य आधारित समझ पर भरोसा करते हैं। ह्यूम की धारणा की कई निश्चितताएं आते हैं भी स्पष्ट है। किसान और गृहिणी की व्याख्याएं आतन हैं, जो आजीवन विश्वासों और अनुभवों में निहित हैं। यहां तक कि टैक्सी चालक, जबकि अधिक वैज्ञानिक रूप से सूचित है, फिर भी अमूर्त अवधारणाओं को समझने के लिए रोजमर्रा की उपमाओं का उपयोग करता है। विश्वविद्यालय के छात्र और विज्ञान शिक्षक ने वैज्ञानिक शिक्षा के बार बार संपर्क के माध्यम से सोचने की ऐसी आदतें बनाई हैं जो अनुभवजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक तर्क के साथ संरेखित हैं। निष्कर्ष। यह अभ्यास लोगों द्वारा अपने अनुभवों और शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं को समझने के विविध तरीकों को प्रदर्शित करता है। लॉक और ह्यूम के दर्शन इन अंतरों का विश्लेषण करने के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रदान करते हैं। सूर्य की गति और पृथ्वी के आकार के बारे में विचार सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक अनुभवों से गहराई से प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे हम विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ते हैं, हम दुनिया की हमारी समझ को आकार देने में शिक्षा की भूमिका के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। इन विविध दृष्टिकोणों को पहचानकर शिक्षक और संचारक गलत धारणाओं को बेहतर ढंग से संबोधित कर सकते हैं और वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा दे सकते हैं। आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना और स्पष्ट, सुलभ स्पष्टीकरण प्रदान करना पारंपरिक मान्यताओं और वैज्ञानिक समझ के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकता है, जिससे अधिक सूचित और जिज्ञासु समाज को बढ़ावा मिल सकता है। 5.5 आदर्शवाद। दर्शन में आदर्शवाद एक तरह की सोच है जहां हम दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं वह विचारों से बना होता है। आदर्शवाद का मानना है कि दुनिया के हमारे अनुभवों को आकार देने में मन महत्वपूर्ण है। पूरे इतिहास में आदर्शवाद के अलग अलग संस्करण रहे हैं। सबसे चरम रूप को खारिज कर दिया गया है क्योंकि यह आत्मवाद के समान है। आत्मवाद वह विश्वास है कि वास्तविकता केवल व्यक्ति के अपने मन का उत्पाद है और स्वयं के बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है। अधिकांश आदर्शवादी बाहरी दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और यह नहीं सोचते कि यह केवल विचार का परिणाम है। उनका मानना है कि मन सक्रिय है और अस्तित्व के उन पहलुओं को बना और बनाए रख सकता है जो अन्यथा नहीं होते, जैसे कानून, धर्म, कला और गणित। जॉर्ज बर्कले के विचारों के लिए बॉक्स 5.4 देखें। बॉक्स 5.4 आदर्शवाद और जॉर्ज बर्कले। 18वीं शताब्दी के एक आयरिश दार्शनिक जॉर्ज बर्कले का आदर्शवाद से गहरा संबंध है। उनका मानना था कि हम जो कुछ भी जानते हैं वह मन में विचारों तक सीमित है। उदाहरण के लिए, कुर्सी या गाय का विचार हमारे दिमाग में मौजूद है। यही वजह है कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हम उन्हें पहचान लेते हैं। इस प्रकार पर्यवेक्षक बाहरी वस्तुओं, कुर्सी या गाय, को अस्तित्व में नहीं लाता है। बर्कले का मानना था कि इन बाहरी वस्तुओं के सच्चे विचार सीधे ईश्वर के कारण होते हैं। आदर्शवाद की तुलना यथार्थवाद से की जा सकती है, जो मानता है कि सार्वभौमिक या सामान्य विचारों का एक वस्तुनिष्ठ अस्तित्व होता है और पदार्थ स्वतंत्र रूप से धारणा की वस्तु के रूप में मौजूद होता है। इस अर्थ में आदर्शवाद पदार्थ पर आत्मा, मन या भाषा के महत्व पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि विचार दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे शब्दों में, विचार और दुनिया आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को बनाते हैं। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने संभावित ज्ञान की सीमाओं की खोज करके आदर्शवाद को परिष्कृत किया।
कांट ने तर्क दिया कि मन उस दुनिया को आकार देता है जिसे हम स्थान और समय में देखते हैं। हेगेल का मानना था कि इतिहास तर्कसंगत होना चाहिए, विज्ञान के समान। आदर्शवाद सुझाव देता है कि अमूर्त या मानसिक संस्थाओं में भौतिक दुनिया से स्वतंत्र वास्तविकता का कोई न कोई रूप होता है। प्लेटो का मानना था कि सभी गुणों और वस्तुओं का ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, और इस तरह के आदर्शवाद को कभी यथार्थवाद कहा जाता था। इमैनुअल कांट, एक प्राथमिकता वाली श्रेणियां। कांट का उद्देश्य तर्कवाद और अनुभववाद के बीच पारंपरिक विभाजन से आगे बढ़ना था। तर्कवादियों का मानना था कि हम दुनिया को केवल तर्क के माध्यम से समझ सकते हैं, कुछ ज्ञान सुनिश्चित करते हैं, लेकिन व्यावहारिक सामग्री के बारे में सवाल उठाते हैं। अनुभववादियों ने तर्क दिया कि सभी ज्ञान अनुभव से आते हैं, व्यावहारिक सामग्री प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत कम निश्चितता छोड़ते हैं। कांट का मानना था कि दोनों दृष्टिकोण विफल रहे क्योंकि वे गलत धारणा पर आधारित थे। इसे संबोधित करने के लिए उन्होंने द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखा, जहां उन्होंने भौतिक दुनिया के हमारे ज्ञान की नींव के बारे में अपने विचारों को समझाया। कांट नैतिक स्वतंत्रता और मनुष्य की सही चुनने की क्षमता में विश्वास करते थे। बॉक्स 5.5 इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट का जन्म जर्मनी के कोनिग्सबर्ग में हुआ था, और वे शायद ही कभी अपने छोटे शहर से बाहर निकलते थे। वे सख्त धार्मिक परवरिश के साथ बड़े हुए, हालांकि वे अपने बाद के वर्षों में चर्च नहीं गए। इसके बावजूद वे अपने समय की संशयवादी सोच से बच नहीं पाए, खास तौर पर डेविड ह्यूम से प्रभावित। कांट का जीवन बहुत नियमित था, जिसमें उठने, कॉफी पीने, लिखने, व्याख्यान देने, भोजन करने और टहलने की सख्त दिनचर्या शामिल थी। उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ नृविज्ञान और शिक्षाशास्त्र सहित कई विषयों पर लिखा। द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कांट शुद्ध तर्क पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी सीमाओं को उजागर कर रहे हैं। उनका उद्देश्य शुद्ध तर्क को उस स्तर तक ऊपर उठाना है जो संवेदी इनपुट से परे हो। वे इंद्रियों या तर्क की भूमिका को खारिज नहीं करते हैं, बल्कि अनुभववाद और तर्कवाद दोनों के तत्वों को जोड़ते हैं। वे हमारे ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान के प्रकारों के बीच अंतर करते हैं। कांट के विचारों का अनुसरण करने के लिए इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। बॉक्स 5.6 विश्लेषणात्मक और संश्लेषित प्रस्ताव और पूर्वोक्त और पश्चोक्त ज्ञान। विश्लेषणात्मक प्रस्ताव में विधेय विषय में निहित होता है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट की गेंदें गोल होती हैं। एक संश्लिष्ट प्रस्ताव में विषय और विधेय एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कांट का मानना था कि पूर्व ज्ञान विशुद्ध रूप से तर्क से आता है, अनुभव से स्वतंत्र। उदाहरण के लिए, 2+2 4 पूर्व ज्ञान है। पश्चात ज्ञान संवेदी अनुभव पर आधारित है। उदाहरण के लिए, पक्षी पेड़ पर बैठा है, संवेदी अनुभव पर आधारित है। कांट ने समझाया कि विचार प्रक्रिया कैसे काम करती है। उनके अनुसार, हमारे पास स्थान और समय जैसी सहज ज्ञान युक्त श्रेणियां हैं जो निरपेक्ष हैं और संवेदी छापों से पहले आती हैं। बर्कले के इस सवाल के बारे में कि क्या हम कभी वस्तुओं की वास्तविकता या सार को जान सकते हैं, कांट को वस्तुओं के अस्तित्व से कोई समस्या नहीं थी। जैसा कि ओसबोर्न ने कहा, मेरी अपनी चेतना का मात्र अस्तित्व मेरे बाहर की वस्तुओं के अस्तित्व को साबित करता है। हालांकि कांट ने ज्ञान की सीमाएं निर्धारित की और परिघटना, चीजें जैसी हम उन्हें देखते हैं, और नोमेना, चीजें जैसी वे स्वयं हैं, के बीच अंतर किया। बॉक्स 5.7 फेनोमेना और नोमेना। कांट कहते हैं कि फेनोमेना और नोमेना के दायरे को अलग रखना बहुत जरूरी है। हमारे सिंथेटिक ए प्रियोरी निर्णय केवल फेनोमेना के दायरे पर लागू होते हैं। फेनोमेना वे दिखावटें हैं जो हमारे अनुभवों को बनाती हैं, जबकि नोमेना वे चीजें हैं जो वास्तविकता बनाती हैं, जिसे वे डिंगेंसिच अपने आप में चीज कहते हैं। परिभाषा के अनुसार, अपने आप में चीज हमारे अनुभव से पूरी तरह स्वतंत्र है, इसलिए हम नोमेना के दायरे के बारे में कुछ नहीं जानते। कांट के अनुसार, प्रकृति के बुनियादी नियम, गणित के सत्यों की तरह, जानने योग्य हैं क्योंकि वे दुनिया का वर्णन करने की कोशिश नहीं करते हैं जैसा कि वह वास्तव में है, बल्कि दुनिया की संरचना को निर्धारित करते हैं जैसा कि हम इसका अनुभव करते हैं। समझदार अंतर्ज्ञान के शुद्ध रूपों और समझ की शुद्ध अवधारणाओं का उपयोग करके हमें अभूतपूर्व दायरे का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण मिलता है, लेकिन नोमेना के दायरे के बारे में कुछ नहीं पता।
गणित और विज्ञान निश्चित रूप से घटनाओं के बारे में सच हैं, केवल तत्वमीमांसा ही हमें नोमेना के बारे में बताने का दावा करती है। अब आइए हम कांट के नोमेना के विचार को पूरी तरह से समझने के लिए चिंतन और क्रिया 5.2 को पूरा करें। चिंतन और क्रिया 5.2। कांट के अनुसार नोमेना हमारे ज्ञान के दायरे से परे हैं। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1. क्या आपको लगता है कि धर्म को नोमेना माना जा सकता है क्योंकि यह स्पष्टीकरण के दायरे से परे है? 2. क्या आपको लगता है कि धार्मिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक व्याख्याएं अपर्याप्त हैं? 3. क्या वैज्ञानिक व्याख्या और आस्था के मामलों के बीच कोई विरोधाभास है? 4. आप एक वैज्ञानिक की स्थिति की व्याख्या कैसे करते हैं जो धार्मिक चमत्कार जैसी अलौकिक घटनाओं में विश्वास करता है? चिंतन और क्रिया 5.2 धर्म और विज्ञान के संदर्भ में कांट के नोमेना को समझना। परिचय। दर्शन के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति इमैनुअल कांट ने अपने आलोचनात्मक कार्य क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में नोमेना की अवधारणा का परिचय दिया। कांट के अनुसार नोमेना चीजों को वैसे ही दर्शाता है जैसे वे स्वयं हैं, मानवीय धारणा से स्वतंत्र, जिसे वह मानवीय अनुभूति के लिए मौलिक रूप से दुर्गम मानते हैं। जो जाना जा सकता है, घटना, और जो हमारी संज्ञानात्मक पहुंच से परे है, नोमेना के बीच यह सीमांकन धर्म और विज्ञान के प्रतिच्छेदन की जांच करने के लिए एक गहन रूपरेखा प्रदान करता है। यह चिंतनशील क्रिया यह पता लगाती है कि क्या धर्म को नोमेनन माना जा सकता है, धार्मिक घटनाओं के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की पर्याप्तता, विज्ञान और आस्था के बीच संभावित विरोधाभास और अलौकिक घटनाओं में विश्वास करने वाले वैज्ञानिकों की स्थिति। इन सवालों से जुड़कर हम आस्था और तर्क के दायरे के बीच दार्शनिक तनाव और सामंजस्य में तल्लीन हो जाते हैं। 1. क्या धर्म एक नोमेनन है? कांट का नोमेनन स्वाभाविक रूप से मानवीय अनुभव और समझ से परे है। यह चीज इन इटसेल्फ है जो मानवीय अनुभूति की संरचनाओं से अछूता है, जो घटनाओं को आकार देता है। धर्म, जिसे अक्सर परम वास्तविकताओं, पारलौकिक प्राणियों और आध्यात्मिक सत्यों से निपटने वाले क्षेत्र के रूप में माना जाता है, को समान रूप से नोमेनन माना जा सकता है। धर्म में ईश्वर, परलोक और आत्मा जैसी अवधारणाएं शामिल हैं, जो स्वाभाविक रूप से अनुभवजन्य मान्यता और संवेदी अनुभव का विरोध करती हैं। इन्हें अक्सर अनुभवजन्य अवलोकन या तर्कसंगत अनुमान के बजाय विश्वास, रहस्योद्घाटन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से धर्म कांट के नोमेनन के साथ संरेखित होता है, क्योंकि यह अस्तित्व और वास्तविकता के उन पहलुओं को समाहित करता है जो अनुभवजन्य और तर्कसंगत दायरे से परे हैं। इसके अलावा धार्मिक अनुभवों और दिव्य को अक्सर अकथनीय के रूप में वर्णित किया जाता है, मानव भाषा और अवधारणाओं की पूरी तरह से पकड़ने की क्षमता से परे। यह कांट के इस दावे के साथ संरेखित होता है कि नोमेना हमारी संज्ञानात्मक समझ से परे है। इस प्रकार धर्म को एक नोमेनन के रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसा क्षेत्र जो मनुष्यों को अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकार करने और अनुभवजन्य से परे ज्ञान के एक रूप को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। 2. क्या धार्मिक घटनाओं को समझाने के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अपर्याप्त है? विज्ञान घटनाओं के क्षेत्र में काम करता है, जिसे देखा जा सकता है, मापा जा सकता है और अनुभवजन्य रूप से परखा जा सकता है। यह व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोग और भौतिक प्रक्रियाओं की भविष्यवाणी और वर्णन करने वाले सिद्धांतों के निर्माण के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया की व्याख्या करने में उत्कृष्ट है। हालांकि जब धार्मिक घटनाओं की बात आती है, तो विज्ञान को महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करना पड़ता है। धार्मिक घटनाओं में अक्सर व्यक्तिपरक अनुभव, आध्यात्मिक विश्वास और अस्तित्व संबंधी प्रश्न शामिल होते हैं, जो अनुभवजन्य विज्ञान के दायरे से बाहर होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रार्थना के दौरान पारलौकिकता की भावना, पवित्र ग्रंथों से प्राप्त नैतिक अनिवार्यताएं और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास गहरे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तरीकों से आसानी से मापा या परखा नहीं जा सकता है। इसके अलावा विज्ञान पद्धतिगत प्रकृतिवाद पर आधारित है, जो मानता है कि सभी घटनाओं के प्राकृतिक कारण होते हैं, जिन्हें अनुभवजन्य जांच के माध्यम से समझा जा सकता है। धर्म द्वारा बताए गए अलौकिक दावों या आध्यात्मिक वास्तविकताओं को संबोधित करते समय यह ढांचा स्वाभाविक रूप से सीमित है, जबकि विज्ञान धार्मिक विश्वास के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय पहलुओं का पता लगा सकता है। यह उन आध्यात्मिक सत्यों को प्रमाणित या अस्वीकार नहीं कर सकता है जो कई धर्म दावा करते हैं। इसलिए
जबकि वैज्ञानिक व्याख्याएं प्राकृतिक दुनिया के कामकाज में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, वे धार्मिक घटनाओं को पूरी तरह से समझाने के लिए अपर्याप्त हैं, जो अक्सर उस भौतिक और अवलोकनीय वास्तविकता से परे होती हैं जिसे विज्ञान समझना चाहता है। 3. क्या वैज्ञानिक व्याख्या और आस्था के मामलों के बीच कोई विरोधाभास है? विज्ञान और आस्था के बीच का संबंध जटिल और बहुआयामी है। जबकि कुछ लोग विज्ञान और आस्था को स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी मानते हैं, अन्य उन्हें वास्तविकता को समझने के पूरक तरीके के रूप में देखते हैं। माना जाने वाला विरोधाभास अक्सर उन अलग अलग क्षेत्रों की गलतफहमी से उत्पन्न होता है जिन्हें विज्ञान और आस्था संबोधित करते हैं। विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य और तार्किक तर्क के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया की व्याख्या करना चाहता है। दूसरी ओर, आस्था आध्यात्मिक सत्य, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मान्यताओं से संबंधित है, जो अनुभवजन्य सत्यापन के अधीन नहीं है। जब विज्ञान और आस्था को अलग अलग प्रश्नों को संबोधित करते हुए देखा जाता है, विज्ञान कैसे पर ध्यान केंद्रित करता है और आस्था क्यों पर, वे बिना किसी विरोधाभास के सहअस्तित्व में रह सकते हैं। हालांकि जब कोई भी क्षेत्र अपनी सीमाओं को पार करता है तो संघर्ष उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, जब धार्मिक विश्वास प्राकृतिक दुनिया के बारे में अनुभवजन्य दावे करते हैं जो वैज्ञानिक साक्ष्य का खंडन करते हैं, या जब विज्ञान अनुभवजन्य साधनों के माध्यम से आध्यात्मिक विश्वासों को अमान्य करने का प्रयास करता है, तो तनाव उत्पन्न होता है। कैथोलिक चर्च और कोपरनिकस और गैलीलियो द्वारा प्रस्तावित सूर्य केंद्रित मॉडल के बीच ऐतिहासिक संघर्ष ऐसे संघर्ष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर भी कई लोग मानते हैं कि विज्ञान और आस्था एक दूसरे को सूचित और समृद्ध कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन और फ्रांसिस कोलिंस जैसे उल्लेखनीय वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक कार्य और अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के बीच सामंजस्य की दृष्टि व्यक्त की है। आइंस्टीन ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, यह सुझाव देते हुए कि अस्तित्व की पूरी समझ के लिए दोनों आवश्यक हैं। इस प्रकार, जबकि संभावित विरोधाभास मौजूद हैं, वे अक्सर मानव समझ में विज्ञान और आस्था द्वारा निभाई जाने वाली अलग अलग लेकिन पूरक भूमिकाओं की गलतफहमी से उत्पन्न होते हैं। जब प्रत्येक को उसके अपने क्षेत्र में सराहा जाता है, तो वे सहअस्तित्व में रह सकते हैं और एक दूसरे को बढ़ा भी सकते हैं। 4. आप धार्मिक चमत्कार जैसी अलौकिक घटनाओं में विश्वास करने वाले वैज्ञानिक की स्थिति को कैसे समझाएंगे? धार्मिक चमत्कार जैसी अलौकिक घटनाओं में विश्वास करने वाले वैज्ञानिक की स्थिति को इस मान्यता के माध्यम से समझा जा सकता है कि मनुष्य एक साथ समझ के कई ढांचे धारण करने में सक्षम है। इस दोहरे दृष्टिकोण को अक्सर पद्धतिगत प्रकृतिवाद, उनके पेशेवर काम में, और दार्शनिक या व्यक्तिगत आस्तिकता, उनके निजी विश्वासों में, के रूप में संदर्भित किया जाता है। पद्धतिगत प्रकृतिवाद वह दृष्टिकोण है जिसका उपयोग वैज्ञानिक प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करने के लिए करते हैं। यह मानता है कि सभी घटनाओं की प्राकृतिक व्याख्याएं हैं जिन्हें अनुभवजन्य जांच के माध्यम से खोजा जा सकता है। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में असाधारण रूप से सफल रहा है। हालांकि कई वैज्ञानिक व्यक्तिगत विश्वास बनाए रखते हैं जो अनुभवजन्य रूप से परखे जा सकने वाले से परे हैं। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास के आधार पर चमत्कार की संभावना पर विश्वास कर सकता है, जो उनके वैज्ञानिक कार्य से अलग क्षेत्र में संचालित होता है। यह दोहरा दृष्टिकोण आवश्यक रूप से विरोधाभासी नहीं है, बल्कि यह मानवीय अनुभूति और अनुभव की जटिल प्रकृति को दर्शाता है। एक वैज्ञानिक चमत्कारों में अपने विश्वास को अनुभवजन्य प्रमाण के बजाय आस्था के मामले के रूप में देख सकता है। यह विश्वास प्राकृतिक दुनिया की उनकी वैज्ञानिक समझ के साथ सहअस्तित्व में हो सकता है। वे तर्क दे सकते हैं कि चमत्कार, परिभाषा के अनुसार, असाधारण घटनाएं हैं जो प्राकृतिक कानून के नियमित पैटर्न से बाहर आती हैं, जिसका वर्णन करना विज्ञान का लक्ष्य है। इसलिए चमत्कारों को अपवाद के रूप में देखा जाता है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों की वैधता को कम नहीं करते हैं, बल्कि जब दिव्य या अलौकिक की बात आती है तो वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की सीमाओं को उजागर करते हैं। चमत्कारों और अलौकिक में विश्वास अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अस्तित्वगत प्रतिबिंबों से भी उत्पन्न होता है, जो किसी व्यक्ति की पहचान और विश्वदृष्टि का अभिन्न अंग होते हैं। अपने पेशेवर जीवन में अनुभवजन्य कठोरता के प्रति एक वैज्ञानिक की प्रतिबद्धता जरूरी नहीं कि उन्हें व्यक्तिगत विश्वास रखने से रोकती हो जो वैज्ञानिक जांच के दायरे से परे अर्थ और उद्देश्य प्रदान करते हैं। निष्कर्ष में,
कांट की नौमेना की अवधारणा और धर्म और विज्ञान के क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया एक गहन और सूक्ष्म संबंध को प्रकट करती है। धर्म को एक संज्ञा के रूप में देखा जा सकता है जो अनुभवजन्य और तर्कसंगत व्याख्या से परे एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक व्याख्याएं अपने दायरे में शक्तिशाली और व्यावहारिक होते हुए भी धार्मिक घटनाओं को पूरी तरह से संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं, जिनमें अक्सर आध्यात्मिक और आध्यात्मिक आयाम शामिल होते हैं। जबकि वैज्ञानिक व्याख्या और आस्था के मामलों के बीच संभावित विरोधाभास मौजूद हैं, ये अक्सर प्रत्येक संबोधित अलग अलग क्षेत्रों की गलतफहमी से उत्पन्न होते हैं। विज्ञान और आस्था की पूरक भूमिकाओं की सराहना करके कोई भी इन तनावों को अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से नेविगेट कर सकता है। अंत में, अलौकिक घटनाओं में विश्वास करने वाले वैज्ञानिक की स्थिति मानवीय समझ की बहुमुखी प्रकृति को उजागर करती है, जहां अनुभवजन्य कठोरता और व्यक्तिगत आस्था मानवीय अनुभव के व्यापक ताने बाने के भीतर सहअस्तित्व में रह सकते हैं। इस प्रतिबिंब के माध्यम से हम अस्तित्व, अर्थ और वास्तविकता की प्रकृति के गहन प्रश्नों पर अलग अलग लेकिन समृद्ध दृष्टिकोण प्रदान करने में विज्ञान और धर्म दोनों के मूल्य को पहचानते हैं। अब तक हमने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के भीतर विचारों पर चर्चा की है। जैसा कि आपने इस पुस्तक के पहले खंड से सीखा है, हर कोई इन मान्यताओं से सहमत नहीं है। कई दार्शनिक अपने अवलोकनों में अर्थ की तलाश करते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम घटनाओं में अर्थ कैसे स्थापित करते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम अपने बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में कैसे सीखते हैं। घटना विज्ञान एक विचारधारा है जिसने सामाजिक वास्तविकता को समझने के नए तरीकों को बहुत प्रभावित किया है। आइए आगे इस दर्शन के मुख्य विचारों पर चर्चा करें। 5.6 घटना विज्ञान ब्रैकेटिंग अनुभव। पिछले दृष्टिकोणों का उपयोग करके घटना दुनिया की सीमित समझ ने नए तरीकों की खोज को जन्म दिया। घटना विज्ञान ने इस खोज को प्रेरित किया। यह चेतना को एक बुनियादी तथ्य के रूप में मानता है जिस पर हम अपना ज्ञान बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि हम सीधे चेतना तक पहुंच सकते हैं। यह पहले से मौजूद सिद्धांतों को खारिज करके और अनुभवों का वर्णन करके व्यावहारिक चेतना की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें लोगों की शारीरिक क्रियाओं, उनके इरादों, उद्देश्यों, वर्गीकरणों और उनके द्वारा अपनी दुनिया को दिए गए अर्थों का वर्णन करना शामिल है। घटना विज्ञान के ये विचार नृवंश विज्ञान में पूरी तरह से व्यक्त किए गए हैं। आइए जानें कि ये विचार कहां से उत्पन्न हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑस्ट्रियाई दार्शनिकवाद के जर्मन आदर्शवादियों की अत्यधिक व्यक्तिपरकता से असंतुष्ट थे। उन्होंने अनुभवों के गहन विश्लेषण का विरोध किया और कारणों और सिद्धांतों की तलाश करने के बजाय प्राकृतिक विज्ञान जैसे अन्य क्षेत्रों के सिद्धांतों का उपयोग किए बिना चेतना के लिए दिखाई देने वाले अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रांज ब्रेंटानो घटना विज्ञान के मूल दृष्टिकोण को विकसित करने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्रेंटानो ने तर्क दिया कि दर्शन को मानसिक और गैरमानसिक पहलुओं के बीच अंतर करते हुए जागरूकता की प्रकृति और सामग्री को समझना चाहिए। अपनी पुस्तक साइकोलॉजी फ्रॉम एन एम्पिरिकल स्टैंड पॉइंट में ब्रेंटानो ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक मानसिक क्रिया का दोहरा कार्य होता है। यह स्वयं को प्रतिबिंबित करता है और जानबूझकर एक अभूतपूर्व वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। क्रियाओं और उनकी वस्तुओं के बीच यह अंतर ब्रेंटानो के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इरादतंता मानसिक का चिन्ह है। एक ही अभूतपूर्व वस्तु को विभिन्न मानसिक क्रियाओं द्वारा अभिप्रेत किया जा सकता है, जैसे विश्वास करना या कल्पना करना। ब्रेंटानो का मानना था कि जबकि प्रत्येक जानबूझकर किया गया कार्य व्यक्तिपरक होता है, उसका इरादा दुनिया में एक वस्तुपरक चीज या तथ्य होता है। ब्रेंटानो के एक शिष्य एडमंड हुसर्ल ने इन विचारों को और विकसित किया। आइए हुसर्ल के योगदानों पर आगे चर्चा करें। एडमंड हुसर्ल। ब्रेंटानो ने जर्मन दार्शनिक एडमंड हुसर्ल को बहुत प्रभावित किया। हुसर्ल ने अपनी पुस्तक ए जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी में फेनोमेनोलॉजी शब्द की शुरुआत की। उनका मानना था कि फेनोमेनोलॉजी का कार्य सार का अध्ययन करना था, जैसे कि भावनाओं का सार। हुसर्ल के अनुसार फेनोमेनोलॉजी को चेतना की संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो इसे अपने बाहर की वस्तुओं को संदर्भित करने की अनुमति देती है। इस अध्ययन के लिए मन की सामग्री पर चिंतन करने की आवश्यकता होती है, जबकि बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाता है, एक प्रक्रिया जिसे हुसर्ल ने फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन कहा है।
चूंकि मन वास्तविक और गैर मौजूद दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, हुसल ने उल्लेख किया कि घटनात्मक प्रतिबिंब कुछ भी मौजूद नहीं मानता है, बल्कि अस्तित्व को अलग रखता है। इस सवाल को अलग रखता है कि क्या चिंतन की गई वस्तु वास्तव में मौजूद है। हुसल ने पाया कि याद रखने, इच्छा करने और समझने जैसे कार्य और उनकी अमूर्त सामग्री, जिसे उन्होंने अर्थ कहा, एक कार्य को एक निश्चित तरीके से किसी वस्तु की ओर निर्देशित करने में सक्षम बनाती है। यह निर्देशितता या जानबूझकर चेतना का सार है। हुसल के अनुसार ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी अर्थों के मूल घटकों का अध्ययन करती है जो जानबूझकर संभव बनाते हैं। क्या ऐसे विद्वान थे जिन्होंने घटनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया? आइए एक उदाहरण देखें। मार्टिन हाइडेगर। मार्टिन हाइडेगर, एक जर्मन दार्शनिक, ने अधिक व्यापक आध्यात्मिक लक्ष्यों के लिए घटनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया। उनके अस्तित्ववाद में दर्शन का मुख्य कार्य केवल हमारे ज्ञान के बजाय स्वयं अस्तित्व को समझना है। कई लोग हाइडेगर के दर्शन को दार्शनिक प्रस्ताव बनाने के बजाय आधुनिक, अलग-थलग मानवता के अस्तित्व को संबोधित करने के रूप में देखते हैं। उनका मानना था कि पारंपरिक शिक्षा क्या है पर केंद्रित है, जबकि क्या नहीं है का अध्ययन करना अधिक ज्ञानवर्धक हो सकता है। हाइडेगर ने तर्क दिया कि केवल शून्यता का अनुभव करने के माध्यम से ही कोई वास्तव में कुछ समझ सकता है। उन्हें लगा कि पारंपरिक तर्क बेकार है क्योंकि यह नकारात्मकता को किसी सकारात्मक चीज से उत्पन्न होने के रूप में देखता है। हाइडेगर ने तर्क को त्यागने का सुझाव दिया ताकि शून्यता की प्रकृति का पता लगाया जा सके, क्योंकि वह पृष्ठभूमि है जिससे सब कुछ उभरता है। स्वयं शून्यता पर विचार करके हम अपने स्वयं के मूड के महत्व और जीवन शक्ति की सराहना करना शुरू करते हैं। शून्यता विशेष रूप से भय की भावना पैदा करती है, जिसे हाइडेगर ने शून्यता की प्रकृति और वास्तविकता के लिए सबसे मौलिक मानवीय सुराग के रूप में देखा। हाइडेगर का ध्यान ज्ञान के बारे में सिद्धांत बनाने के बजाय ओंटोलॉजी या अस्तित्व पर था। दर्शनशास्त्र में परिघटना विज्ञान आंदोलन का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अल्फ्रेड शुट्ज जैसे समाजशास्त्रियों ने इसे व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक जीवन के बीच के संबंध को समझने के लिए अनुकूलित किया। समाजशास्त्र में परिघटना विज्ञान का उद्देश्य यह प्रकट करना है कि मानव जागरूकता सामाजिक क्रिया, स्थितियों और दुनिया को कैसे प्रभावित करती है। अल्फ्रेड शुट्ज ने हुसल के जटिल लेखन को समाजशास्त्रीय रूप से प्रासंगिक दृष्टिकोण में परिवर्तित किया। शुट्ज ने बताया कि कैसे व्यक्तिपरक अर्थ एक स्पष्ट रूप से वस्तुनिष्ठ सामाजिक दुनिया बनाते हैं, जहां रोजमर्रा की गतिविधियों की एक अवधि या अस्थायीता होती है जो व्यक्ति के जागने वाले जीवन भर जारी रहती है। शुट्ज के अनुसार व्यक्ति अपनी गतिविधियों की जानबूझकर अपनी समग्र प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। परिघटना विज्ञान पर यह संक्षिप्त नोट आपको यह विचार देने के लिए है कि अनुभववाद, तर्कवाद और आदर्शवाद से परे ज्ञान चाहने वालों को किस चीज ने आकर्षित किया है। 5.7 निष्कर्ष। इस इकाई में हमने ज्ञान के सिद्धांतों के बारे में कुछ मुख्य विचार प्रस्तुत किए हैं। इन दार्शनिक विचारों का व्यापक प्रभाव है। आपको इस पुस्तक के पहले खंड में इनमें से कुछ विचारों के संदर्भ मिल गए होंगे और भविष्य की इकाइयों में उनका सामना करेंगे। हमारे आसपास की दुनिया को समझने से जुड़े प्रमुख विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से उम्मीद है कि आप सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में कार्यप्रणालियों के अंतर्निहित ज्ञानमीमांसा संबंधी मुद्दों से परिचित हो गए होंगे।